हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 4 दिसंबर सन 2020, दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम दर्शकों हथेली में बने जो हमारे पर्वत होते हैं, उन पर्वतों का कुछ महत्व आपको हम बताना चाहते हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके पास जन्म तिथियां सही से मालूम नहीं हैं। किसी को तिथि में, डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न है, तो किसी को समय में कन्फ्यूज़न है। इस वजह से, समय का कन्फ्यूज़न होने से, सही तिथि ना मालूम होने की वजह से अनेकों लोग अपना भविष्य फल नहीं दिखा पाते हैं। अनेकों लोग अपनी जन्मपत्रियाँ इस वजह से नहीं बनवा पाते हैं। लेकिन करीब करीब हाथ की जो रेखाएं हैं वो आपके भविष्य में आ रही अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान बखूबी कर सकती हैं। जैसे कुंडली में कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। वैसे ही इंसान की हथेली में भी 9 ग्रह होते हैं। लेकिन कुंडली में अगर हम किसी की कुंडली बनाते हैं, जैसे हम लोग वैदिक कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली में हम उन्हें ग्रह कह करके पुकारते हैं। हथेली में ग्रह न कह करके उन्हें पर्वत बोला जाता है। तो 9 पर्वत हथेली में होते हैं, यानी कि 9 ग्रह हथेली में होते हैं और 9 ही ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में होते हैं। मैंने अनेकों अपनी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब में इन पर्वतों का जिक्र बहुत अच्छे से किया है। जैसे अगर मैं इन 4 उंगलियों से प्रारंभ करता हूँ, या चलो मैं सूर्य से शुरू करता हूँ, क्योंकि आपके लिए कर्म वाइज बताना आपके लिए ज़रा सुविधाजनक रहेगा। तो सूर्य पर्वत हथेली में कहाँ होता है और कुंडली में सूर्य ग्रह कहाँ होता है? तो ये कुंडली में कह पाना मुश्किल है कि सूर्य ग्रह कुंडली में सबके कहाँ होता है। सबके अलग अलग आ सकता है। किसी की कुंडली में सूर्य कहीं विद्वान हो सकते हैं 12 भाव में, किसी के कहीं हो सकते हैं, लेकिन हथेली में सूर्य एक ही स्थान पर फिक्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन ये खूबी क्यों है? क्योंकि ये खूबी परमात्मा ने बनाई है। हाथ की रेखाएं, हाथ का निर्माण, ये सब भगवान विधाता करते हैं। कहते हैं ना, हथेली में भाग्य के सूत्र छिपे होते हैं, सफलता की कुंजी आपकी हथेली में छिपी होती है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा भी कहीं हो सकते हैं, सूर्य भी कहीं हो सकते हैं, राहु कहीं हो सकते हैं, केतु कहीं हो सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन हाथ की रेखाओं में सभी के लिए एक फिक्स स्थान है इन 9 के 9 ग्रहों का। तो आज मैं इनके ग्रहों का फिक्स स्थान और कुछ हल्का सा इनका महत्व आपको ज़रूर बताऊंगा। आप इस कार्यक्रम को सुनिए, भले ही आपके काम का ना हो, पर इसे सुनिएगा आप। जैसे सबसे पहले हम सूर्य की बात करें। हमारी हथेली में एक उंगली होती है जिसका नाम ही होता है रवि, यानी कि रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जो होती है, रिंग फिंगर के नीचे, यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप समझ लें इन बातों को। रिंग फिंगर के नीचे जो गद्दीनुमा स्थान होता है, ये होता है सूर्य ग्रह, यानी कि सूर्य पर्वत। नंबर 2, चंद्रमा। यहाँ ये अंगूठे के अपोजिट साइड में जो गद्दीनुमा स्थान होता है, ये होता है चंद्र पर्वत। समझ गए आप? ये चंद्रमा ग्रह होता है। अब चंद्रमा ग्रह के आसपास ही मंगल भी होता है और थोड़ा सा इससे नीचे को शुक्र होता है। बस ये एक समझने की बात है। ये आप जब ही समझ पाएंगे जब हम आप लोगों को एक स्पेशल क्लास, जिसकी हम बात आपसे कर रहे हैं कई दिन से, देंगे, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और स्पेशल क्लास के कुछ सुझाव भी हैं बहुत हमारे सारे दर्शकों के, वो भी अभी आपसे हम जिक्र करने वाले हैं कुछ देर के बाद। चंद्रमा के बाद हम बढ़ते हैं मंगल। हथेली में मंगल को 2 स्थान प्राप्त हैं। देखो कमाल की रचना भगवान की। क्यों? आपकी कितनी राशियाँ होती हैं? टोटल राशियाँ, जॉडिक नंबर होते हैं 12 राशि होती हैं। और कमाल की बात, सूर्य को केवल एक राशि मिली है। कौन सी? सिंह राशि। हथेली में भी सूर्य को एक ही स्थान मिला है यहाँ। चंद्रमा की भी एक राशि होती है। कौन सी? चंद्रमा की राशि होती है कर्क, कैंसर। तो ऐसे ही चंद्रमा को भी एक ही स्थान मिला है।
मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, कौन कौन सी? मेष और वृश्चिक। ऐसे ही 2 राशियाँ मंगल को जब आपको प्राप्त हैं तो मंगल हथेली में भी 2 स्थानों में बैठते हैं। यस, यहाँ मंगल होते हैं चंद्रमा से थोड़े से ऊपर, और अंगूठे में शुक्र क्षेत्र से ऊपर थोड़े से मंगल स्थान अपना रखते हैं, मंगल ए और मंगल बी। अब आते हैं हम बुध की बात। लिटिल फिंगर जो होती है, कनिष्ठिका उंगली सबसे छोटी, इसके नीचे जो ये गद्दी नुमा स्थान होता है दर्शकों, ये होता है मरकरी माउंट, यानी कि बुध ग्रह या बुध पर्वत। नंबर 3 बृहस्पति जुपिटर। जुपिटर का जो स्थान है वो एक ही स्थान पर होता है, यहाँ इंडेक्स फिंगर के नीचे ये जुपिटर माउंट होते हैं, गद्दी नुमा ये जुपिटर होते हैं। इसके बाद शुक्र को 2 राशियाँ प्राप्त हैं। यूँ तो बृहस्पति को भी 2 राशियाँ प्राप्त हैं, लेकिन शुक्र को भी स्थान जो है वो काफ़ी बड़ा स्थान मिलता है हथेली में। ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का जो ये क्षेत्र होता है ये सारा शुक्र क्षेत्र कहलाता है। इस शुक्र क्षेत्र से किसी व्यक्ति के शुक्र के बारे में पता लगता है, आपके शुक्र कैसे हैं। गुप्त रोगों की जानकारी और पारिवारिक समस्याएं, जीवन में ज्वेलरी कितनी रहेगी, आपकी जीवन की लग्जरी लाइफ किस प्रकार से गुजरेगी भी या नहीं गुजरेगी, बहुत सारी बातों का समाधान या उनका कारण और निवारण आपके शुक्र क्षेत्र में छिपा होता है। अब आते हैं हम शनि क्षेत्र। शनि क्षेत्र में मध्यमा उंगली सबसे बड़ी उंगली, इसीलिए इसमें शनि की अंगूठी पहनी जाती है, बहुत सारी लोहे का छल्ला इसमें पहना जाता है। तो यहाँ मध्यमा उंगली के नीचे होता है शनि क्षेत्र। और एक खूबी और होती है इस क्षेत्र की, एक नीचे से पतली सी रेखा निकलती है जो ऊपर तक आती है, जिसको हम लक लाइन कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं। तो ये भी जो होती है शनि क्षेत्र तक पहुंचती है। इसका संबंध भी शनि क्षेत्र से और शनि ग्रह से होता है। अब आते हैं राहु केतु। हथेली के ठीक मध्य में ऊपर की तरफ राहु और नीचे की तरफ केतु होते हैं। ये 9 के 9 ग्रह आपकी हथेली में बसते हैं। आपके चंद्रमा, ये चंद्रमा है, अगर चंद्रमा पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं होंगी ना, आप देख लेना ऐसा व्यक्ति नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मानसिक उलझने, इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होता है। महिलाओं में जलोदर नाम का रोग, यहाँ अगर चंद्रमा पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं तो उत्पन्न होता है। ऐसे ही जैसे महिलाओं के गुप्त रोग, पुरुषों के गुप्त रोग यहाँ शुक्र क्षेत्र से देखे जाते हैं। कई बार हमारा विवाह सही से संपन्न नहीं हो पाता, बार बार खंडित होता है, तो इंसान की हथेली में उसकी मैरिज लाइन भी अलग से होती हैं। जैसे कुंडली में क्या होता है, सप्तम भाव, कुंडली में सप्तम भाव देखा जाता है। ऐसे ही हथेली में सप्तम भाव ना देख करके लिटिल फिंगर के नीचे जो बुध क्षेत्र होता है, इस पर आप ध्यान से देखना, छोटी छोटी आपको विवाह रेखा मिलेंगी, लेकिन कदापि ये मत समझना कि 4 रेखाएं हैं तो 4 विवाह होंगे। ये अनुभव की बात है, इसमें अनुभव किया जाता है। जैसे देखने में सारे पशु एक से लगते हैं, लेकिन कौन सा पशु अच्छा दूध देता है, ये जो पशु की नस्ल पहचानने वाले लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं। सारे घोड़े एक से लगते हैं, लेकिन घुड़सवार जो होता है वो पहचान लेता है कि कौन सी नस्ल घोड़े की अच्छी है, कौन सा घोड़ा बढ़िया दौड़ने वाला है। ऐसे ही हथेली की किसी भी रेखा को देख करके कभी भी एकदम अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम 1-2 पुस्तकें पढ़ लेते हैं या किसी से हम सुन लेते हैं, उसी के आधार पर हाथ देखना मैं नहीं मानता एकदम सही होगा। ऐसे ही कुंडली में भी एकदम आप आधार न समझें कि हमने एक पुस्तक पढ़ ली और हम उसी के आधार पर पूरी कुंडली किसी की देख सकते हैं, नहीं। मुझे भी आज 27 वर्ष हो गए हैं, अनेकों ऐसे ग्रंथ मैंने पढ़े हैं कि एक ग्रंथ कह रहा है कि यदि ये ग्रह ऐसी इसी स्थान पर बैठा हो तो ये होता है, और यदि दूसरे कोई ग्रंथ देखते हैं उसमें उसके विपरीत है। सेकेंडली, हमने ये भी देखा है कि कई बार जो चीज़ कह रही है वो चीज़ होती नहीं है। अब उसमें 2 बातें होती हैं, कई बार कुंडली भी गलत होती है, कई बार हमारा अनुभव भी गलत होता है, और कई बार उस ग्रह की जो तालमेल है ना वो परिपूर्ण रूप से हम नहीं देख पाते। जब किसी व्यक्ति का हाथ देखना होता है तो सारी रेखाओं को बड़ा ही अनुभव के आधार पर लिया जाता है, तब देखा जाता है। आपकी हथेली में विद्यमान ये ग्रह वास्तव में जीवन के लिए बहुत महत्व रखते हैं, और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रखते हैं जिन्हें ये होता है कि मैं अपना भविष्य कैसे जानूं, या मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं मैं इन्हें कैसे दूर करूं।
अब डेट ऑफ बर्थ है नहीं, समय का सही पता नहीं, तो मैं तो ऐसे लोगों को राय दूंगा कि आप किसी भी निकटतम अपने किसी अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखाएं और उनसे अपनी जीवन की जानकारी ले सकते हैं। और जीवन में भी ख़ास तौर से मैं नहीं कहूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा पास्ट में जाना चाहिए या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार वहम पड़ जाते हैं। कई बार बाय द वे जो भी आप पामिस्ट आपकी कुंडली हाथ देख रहे हैं और वो आपको कई बार ऐसा नकारात्मक सवाल बता दें तो मन में डर बैठ जाता है। अब जैसे हर व्यक्ति चाहता है मेरी औलाद बहुत महान बने, यशस्वी बने, बुद्धिजीवी बने, सब चाहते हैं ना, धनवान बने। अब हमने अपने बच्चे की कुंडली दिखाई। अब हम मेरी ये राय है कि हमेशा डॉक्टर की तरह बात करें, जैसे हम डॉक्टर साहब से करते हैं कि भाई ये हमें समस्या है, ये समस्या कैसी दूर होगी। अब हम गए साहब, बच्चा हमारा 5th क्लास में है कि हमें इस बच्चे की पढ़ाई अच्छी करनी है और इसकी आप ये कुंडली देखिएगा, या कुंडली नहीं है, वही कन्फ्यूज़न है डेट ऑफ बर्थ का या किसी चीज़ का, ये बच्चे का हाथ है, हाथ देखिए। अब उन्होंने आपको जो भी उपाय बताया आप उसे मन से करिएगा, लेकिन कई बार हम जिद कर बैठते हैं, नहीं हमें इसका भविष्य बताइए, आगे क्या बनेगा। बाय द वे आप माइंड ना करना, कोई जो भी आपके बच्चे का हाथ देख रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं या उन्हें अनुभव नहीं है, अब वो कई बार अंदाजे से कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये तो फिसड्डी रहेगा, ये कुछ भी नहीं बन पाएगा, तो देखो उस बच्चे के मानसिक स्तर पर भी बुरा असर पड़ता है और हम लोग तो अंदर से बेचैन हो ही जाएंगे ऐसा नकारात्मक सुन के। और दूसरी बात, कई बार जो पामिस्ट उस बच्चे का हाथ देख रहा है या कुंडली देख रहा है उसे नॉलेज अच्छी है और रियलिटी में यदि ऐसा ही होना है और उन्होंने रियलिटी बता दी तो भी हमारे लिए बेचैनी का कारण बन जाता है। मेरा तो एक चीज़ मानना है मेरे साधकों, आज को सुधार लो। जिसका आज सुधर गया ना उसका कल अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए कई बार हमारे पास भी जब आप लोगों की जन्म पत्रिकाएँ बनने आती हैं या आप लोग दिखाते हैं, या कई बार आप हाथ की रेखाएं अपनी हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसकी जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो कई बार कुछ ऐसे साधक होते हैं जो बड़ी जिज्ञासा रखते हैं भविष्य को जानने की। तो मैं ख़ास तौर से उस चीज़ से यही कहता हूँ कि भाई आप उसे छोड़ दीजिए। आज जो समस्या हमें जीवन में चल रही है, पहले हम इस समस्या से किसी तरह बाहर निकलें। आज हम लक्ष्मीपति बन गए, आज हम अच्छे से बन गए, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, तो कल धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। लेकिन पता लगे हम आपका हाथ देख रहे हैं, हम आपकी, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, हम आपका अपना हाथ देख रहे हैं, हम आपकी कुंडली देख रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं और आज आप बहुत तंगी में हैं, आज आपके पास जॉब नहीं है या बहुत कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया, बहुत परेशानी में आप आज हैं, और लेकिन मुझसे आप जिद कर रहे हैं कि भविष्य बताओ, भविष्य बताओ। अब मैंने कहा कि नहीं, कल को तो आप राजा बाबू बनोगे, कल को तो आपकी 10-50 गाड़ियाँ चलेंगी, कल आपके कारखाने लग जाएंगे हज़ारों। मैंने तो बोल दिया, और बाय द वे मुझे जो दिख रहा है मैंने वही बोला। 1 मिनट सुनना मेरी बात ध्यान से। लेकिन वो कब होगा? कल को। और भूख कब लग रही है? आज। और अब आपने मुझसे और जिद की कि साहब एक बात और बताओ शर्मा जी, वो कल कब आएगी? मैंने रीडिंग निकाली, मैंने कहा भाई उस कल को आने में लगेंगे 7 साल। तो क्या 7 साल तक हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे? इसीलिए जैसे हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत खांसी हो रही है, रात से पेट में दर्द है, हम पहले उसे सही करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कल क्या होगा, अब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, सर कोई ऐसा टॉनिक लिख दो। लेकिन ये जब होता है जब हम पहले स्वस्थ हो जाते हैं। आगे समझ में? ये मैं उन साधकों की बात कर रहा हूँ जो ख़ास तौर से हमसे जुड़े हैं। तो आप बेफिक्र रहें, अगर कोई ऐसी आपके भी जीवन में ईश्वर न करे समस्या है तो आप अपने हाथ की रेखाओं के आधार पर या जो अभी आपकी जन्म पत्रिका है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी है, उसके आधार पर भी आप हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। और अब हम स्पेशल क्लास की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे ध्यान साधना। आइए साधकों, आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाज स्थिते
सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवान शंभू का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अब हम स्पेशल क्लास की बात कर रहे हैं। अनेकों लोगों ने सुझाव दिया, किसी ने कहा कि सुबह हम जॉब में जाते हैं, आप शाम को क्लास लेना। बहुत लोगों ने कहा हमारी इवनिंग शिफ्ट रहती है, आप सुबह लेना। बहुत लोगों ने कहा हमारे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से लेना। वो तो ठीक है, क्लास तो आप क्लास जब हमसे जुड़ेंगे तो आप मोबाइल से जुड़िए। आजकल तो देखा नहीं, घर घर में बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आप चाहे मोबाइल से जुड़ें, लैपटॉप से जुड़ें। वो तो हमारे मुंह से शायद ऐसा निकला था कि भाई लैपटॉप होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज़ से जुड़ें, वो आप चाहे मोबाइल से जुड़ें, लैपटॉप से जुड़ें, वो आप देखें, जैसे मर्जी जुड़ें। और दूसरी बात, अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न ये है कि सुबह शाम रात, है ना। हम वीकली रोज़ तो क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत व्यवस्था रहती है। आप लोगों की किसी की कुंडली बनने आ रही होती है, किसी का यंत्र होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर इंद्राक्षी धाम जो हमारा आश्रम है, उसकी भी बहुत एक्टिविटी, ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कहने का भाव, अभी जो हम क्लास आपकी शुरू करेंगे उसमें हम आप जितने भी हमारे नगीने हैं, नगीने तराशे हुए नगीने, इस कार्यक्रम को हर व्यक्ति नहीं देख पाता है। हम क्योंकि इसमें हम कहीं भी श्लेष मात्र भी हम झूठ को यहाँ गुंजाइश नहीं देते हैं। जो भी आपसे बात करते हैं हृदय से करते हैं और सच करते हैं, है ना। कभी भी हम इस प्रकार की बातें, जो हमसे जुड़े हुए लोग 20-20 साल से, उन्हें सब मालूम है। तो हम बहुत अच्छे आप में से नगीने चाहते हैं और वो अपनी कक्षा को होल्ड करें, उनके पूरा एक संपर्क बन जाएगा। और हमने जो दीक्षा की बात कही थी कि भाई जो दीक्षार्थी होंगे उसमें से ही हम वॉलेंटियर बनाएंगे। तो देखो, ये बहुत लोगों ने इस पर भी हमसे बातचीत की है, परामर्श लिया है, कमेंट्स किए हैं। तो हमने यही कहा कि भाई ऐसा नहीं है, दीक्षार्थी का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति थोड़ा जिम्मेदारी समझता है किसी भी चीज़ को। जो भी हम आगे भविष्य में कोई ऐसे सेमिनार्स या ऐसी इस टाइप की चीज़ें करेंगे, तो अब यहाँ हम कुछ ऐसा करने जाएंगे कि चाहे उसने दीक्षा ली है या नहीं ली है, चाहे वो मोबाइल से जुड़ रहा है, लैपटॉप से जुड़ रहा है, तो इसमें एक फ़िक्स समय जो हम प्रयास करेंगे वो हम शाम का भी रखेंगे। कुछ क्लासेस हम दिन की रखेंगे, मॉर्निंग की नहीं रख पाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में हम व्यस्त होते हैं, हमारी अपनी दैनिक पूजा पाठ भी होती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तो मॉर्निंग की क्लासेस
नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह रोज़ 7 बजे ये कार्यक्रम भी इंद्राक्षी धाम चैनल पर भी और हमारे नाम से भी जो है चैनल, दोनों चैनलों पर ये देना होता है। फेसबुक का भी कार्य हो जाता है। इसीलिए क्लासेस जो होंगी इवनिंग की होंगी, कुछ क्लासेस नाइट की होंगी और कुछ क्लासेस डे में हम देंगे। अब एक क्लास में कितने स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, कितने हमारे साधक भाग ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम पूरा एक पैनल सा बना रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मेरी अभिलाषा यही है कि जो संस्थान से बहुत हृदय से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे विदेश में भी ऐसे बहुत लोग हैं। मैंने बताया था 25-26 ऐसी कंट्रियां हैं जिनसे बहुत लोग क्लास के लिए उत्सुक हैं, तो उनका भी हम एक पैनल अलग से बनाएंगे, अलग अलग कंट्री के हिसाब से पैनल बना देंगे। इंडिया में ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन विदेशों में हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। जैसे लंदन का एक पैनल बना दिया, USA का पैनल बना दिया, मस्कट का बना दिया, सिंगापुर का बना दिया, तो इस प्रकार से अलग अलग बन जाएंगे ना, उसमें रजिस्टर्ड मेंटेन हो जाएगा और वो अच्छा रहेगा। कहने का भाव, आपको बोर नहीं करता हूँ ज़्यादा। अब मैं आपको पहले से भी अधिक देना चाहता हूँ, बस आप लेने के लिए तैयार रहें और आगे का पूरा सिलसिला जल्द बताऊँगा। दीक्षा के लिए एक नहीं हज़ारों लाखों लोग लालायित हैं कि गुरुजी हमें दीक्षा जल्द दीजिए। तो दीक्षा कैसे ली जाती है और दीक्षा के लिए क्या समर्पण भाव होना चाहिए। दीक्षा में किसी तरह की कोई पैसा नहीं होता है, लेकिन समर्पण भाव होता है गुरु के प्रति। तो वो भी मैं आपको 2-4 रोज़ में सारी चीज़ें अब क्लियर मैं आपको कर दूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।